Hello, good morning, dear student. Welcome to my YouTube channel Bioshock. हेलो डियर स्टूडेंट, एनसीईआरटी पोस्ट कार्ड इन हिंदी सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का पार्ट 3। इसमें हम आई और ईयर के बारे में डिस्कस करेंगे। आइए हम बात करते हैं सेंसरी रिसेप्शन एंड प्रोसेसिंग की। क्या आपने यहाँ कभी सोचा है कि आपको वातावरण में हो रहे परिवर्तन यानी क्लाइमेटिक चेंजेस की पहचान किस प्रकार होती है? आप किस प्रकार किसी वस्तु एवं उसके रंग को देखते हैं? आप आवाज़ को कैसे सुनते हैं? आइए हम आज इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, सेंसरी ऑर्गन जो होते हैं वो सभी प्रकार के वातावरण में जो बदलाव होते हैं उसका पता लगाकर अप्रोप्रिएट सिग्नल को हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक भेजते हैं। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में सभी इनपुट को प्रोसीड और एनालिसिस किया जाता है। इसके बाद सिग्नल को ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स या सेंटर तक भेजा जाता है। इस प्रकार से आप वातावरण में बदलाव का अनुभव कर सकते हैं। आइए हम बात करते हैं आई की यानी आँख की। मानव में वन पेयर आई स्कल में स्थित सॉकेट यानी आई ऑर्बिट में पाई जाती है। पार्ट्स ऑफ आई, एक वयस्क मनुष्य की आई बॉल लगभग स्फेरिकल होती है। आई बॉल की दीवार में 3 लेयर पाई जाती है। पहला एक्सटर्नल लेयर, दूसरा मिडिल लेयर, तीसरा इनर लेयर। आइए हम बात करते हैं एक्सटर्नल लेयर की। यह लेयर एक डेंस कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है जिसे स्क्लेरा कहते हैं। इस लेयर के एंटीरियर भाग को कॉर्निया कहते हैं। हम बात करेंगे मिडिल लेयर की। इस लेयर को क्रोकोइड लेयर भी कहते हैं, क्योंकि इसमें ब्लड वेसल पाई जाती है, इसलिए यह नीले रंग की होती है। आई बॉल के पोस्टीरियर 2/3 पार्ट पर क्रोकोइड की थिन लेयर होती है, लेकिन ये इंटीरियर पार्ट में मोटी होकर सिलियरी बॉडी बनाती है। सिलियरी बॉडी आगे की ओर कंटिन्यू होती है। यह एक पिगमेंटेड और ऑब्क्यू स्ट्रक्चर बनाती है जिसे आइरिस कहते हैं। आइरिस जो है आँखों का विजुअल कलर पोर्शन होता है। आई बॉल के भीतर एक ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन लेंस होता है जो लिगामेंट के द्वारा सिलियरी बॉडी से जुड़ा रहता है। लेंस के सामने एक अपर्चर होता है जिसे प्यूपिल कहते हैं। यह आइरिस से घिरा होता है। प्यूपिल के डायमीटर को आइरिस के मसल्स फाइबर रेगुलेट करते हैं। अब हम बात करेंगे इनर लेयर की। तो इनर मोस्ट लेयर रेटिना होती है। इसमें न्यूरल सेल की 3 लेयर होती हैं। इनर जो होती है वो गैंग्लियन सेल होती है। मिडिल जो होती है वो बाईपोलर सेल होती है। आउटर में फोटो रिसेप्टर सेल पाई जाती है। जो फोटो रिसेप्टर सेल होती है वो 2 प्रकार की होती है, रॉड एंड कोन्स। फोटो रिसेप्टर सेल में लाइट सेंसिटिव प्रोटीन पाई जाती है जिसे फोटो पिगमेंट कहते हैं। डे लाइट जिसे स्कोटॉपिक कहते हैं एंड कलर विजन के लिए कोन्स होती है। ट्विलाइट इसे स्कोटॉपिक कहते हैं, विजन के लिए रॉड होती है। रॉड में पर्पलिश रेड प्रोटीन पाई जाती है जिसे रोडोप्सिन या विजुअल पर्पल कहते हैं। इसमें विटामिन ए का डेरिवेटिव पाया जाता है। ठीक है, ह्यूमन आई में 3 प्रकार के कोन्स होते हैं जिनके पास अपने अपने कैरेक्टरिस्टिक फोटो पिगमेंट होते हैं और ये रेड, ब्लू और ग्रीन लाइट को पहचानने में सक्षम होते हैं। कोन्स और उनके फोटो पिगमेंट के अनेक कॉम्बिनेशन से डिफरेंट कलर के प्रति सेंसेशन प्रोड्यूस होते हैं। कोन्स को समान मात्रा में स्टिमुलस देने पर वाइट लाइट के प्रति सेंसेशन प्रोड्यूस होती है। ऑप्टिक नर्व आई को आई बॉल के मीडियल तथा पोस्टीरियर पोल के ऊपर छोड़ती हैं। इसी जगह से रेटिना ब्लड वेसल आँखों में प्रवेश करती हैं। इस जगह पर फोटो रिसेप्टर सेल नहीं पाई जाती है, इसलिए इसे ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। ब्लाइंड स्पॉट के लेटरल पोजीशन में आँख के पोस्टीरियर पोल पर येलो पिगमेंटेड स्पॉट होता है जिसे मैकुला लूटिया कहते हैं। मैकुला लूटिया के सेंट्रल में एक पिट होता है जिसे फोबिया कहते हैं। फोबिया रेटिना का पतला भाग है जहां केवल डेंसली पैक कोन पाए जाते हैं। फोबिया वह पॉइंट है जहां विजुअल रेजोल्यूशन सबसे ज़्यादा होता है। कॉर्निया एंड लेंस के बीच के स्पेस को एक्वस चैम्बर कहते हैं। इसमें एक थिन वाटरी फ्लूइड होता है जिसे एक्वस ह्यूमर कहते हैं। लेंस एंड रेटिना के मध्य के स्पेस को विट्रस चैम्बर कहते हैं। इसमें ट्रांसपेरेंट जेल भरा होता है जिसे विट्रस ह्यूमर कहते हैं। अब हम बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ विजन की। कॉर्निया और लेंस के माध्यम से रेटिना पर जो विजुअल वेवलेंथ की लाइट पड़ती है वो रॉड एंड कोन्स में एक पोटेंशियल यानी इम्पल्स जनरेट करती है। ह्यूमन आई में फोटो सेंसिटिव कंपाउंड यानी फोटो पिगमेंट ऑप्सिन जो प्रोटीन का बना होता है एंड रेटिनल ये विटामिन ए के एल्डिहाइड होते हैं। लाइट की वजह से रेटिनल जो होते हैं ऑप्सिन से अलग हो जाता है। इससे ऑप्सिन के स्ट्रक्चर में बदलाव आ जाता है। इस वजह से मेम्ब्रेन की जो परमिबिलिटी होती है उसमें भी बदलाव आ जाता है। मेम्ब्रेन की परमिबिलिटी बदलने से फोटो रिसेप्टर सेल में पोटेंशियल डिफरेंस पैदा होता है। इसकी वजह से
एक सिग्नल पैदा होता है जो बाइपोलर सेल के माध्यम से गैंग्लियन सेल में एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है। एक्शन पोटेंशियल ऑप्टिक नर्व के द्वारा ब्रेन के विजुअल कॉर्टेक्स एरिया में भेजा जाता है और यहाँ न्यूरल इम्पल्स को एनालिसिस किया जाता है। रेटिना पर जो इमेज बनती है वो पहले की मेमोरी एंड एक्सपीरियंस के आधार पर पहचानी जाती है। अब हम ईयर की बात करेंगे, ठीक है। ईयर द्वारा दो सेंसरी कार्य किए जाते हैं। पहला, हियरिंग एंड बॉडी बैलेंस को मेंटेन करना। ईयर को 3 प्रमुख भागों में डिवाइड किया जाता है, आउटर ईयर, मिडिल ईयर और इनर ईयर। आउटर ईयर जो होता है ईयर पिन्ना और एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटस का बना होता है। ईयर पिन्ना एयर में उपस्थित वाइब्रेशन को कलेक्ट करता है जो साउंड को प्रोड्यूस करती है। एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटस अंदर की ओर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन तक जाती है। ईयर पिन्ना तथा मिएटस की स्किन में कुछ फाइन हेयर और वैक्स को सिक्रेट करने वाली ग्लैंड पाई जाती हैं, ठीक है। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है जो बाहर की ओर स्किन से तथा अंदर की ओर म्यूकस मेम्ब्रेन से कवर्ड होती है। मिडिल ईयर में 3 ऑस्कल्स पाई जाती हैं, मैलियस, इनकस, स्टेपिज। ये एक दूसरे से चेन लाइक फंक्शन में जुड़ी होती हैं। मैलियस टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से और स्टेपिज जो होता है कॉक्लिया के ओवल विंडो से जुड़ी रहती है। ईयर ऑस्कल साउंड वेव को इनर तक ट्रांसमिट करने की एफिशिएंसी को बढ़ा देती है। एशियन ट्यूब जो होता है मिडिल ईयर की कैविटी से फेरिंग से जोड़ती है, ठीक है। एशियन ट्यूब ईयर ड्रम के दोनों ओर प्रेशर को समान रखती है। फ्लूइड से भरे इनर ईयर को लेब्रियंथ कहते हैं जिसके 2 पार्ट होते हैं, पहला बोनी लेब्रियंथ, दूसरा मेम्ब्रेनस लेब्रियंथ। तो बोनी लेब्रियंथ एक चैनल की सीरीज है। इन चैनल के अंदर मेम्ब्रेनस लेब्रियंथ होता है जो चारों ओर पेरीलिम्फ नामक फ्लूइड से घिरा होता है। मेम्ब्रेनस लेब्रियंथ में भी एक फ्लूइड होता है जिसे एंडोलिम्फ कहते हैं। लेब्रियंथ के क्वाइल्ड पोर्शन को कॉक्लिया कहते हैं। कॉक्लिया को 2 मेम्ब्रेन, पहला रेसिनर दूसरा बेसिलर द्वारा 3 चैम्बर में डिवाइड किया जाता है। अपर चैम्बर स्केला वेस्टिबुलाई, इसमें पेरीलिम्फ भरा होता है। मिडिल चैम्बर स्केला मीडिया, इसमें एंडोलिम्फ भरा होता है। लोअर चैम्बर स्केला टेम्पेनाई, इसमें पेरीलिम्फ भरा होता है। स्केला मीडिया कॉक्लिया के अंदर पाए जाने वाला स्पेस है। कॉक्लिया के बेस पर स्केला वेस्टिबुलाई का अंत ओवल विंडो में होता है जबकि स्केला टेम्पेनाई का अंत राउंड विंडो में होता है जो मिडिल ईयर में खुलती है। बेसिलर मेम्ब्रेन पर ऑर्गन ऑफ कोटाई पाया जाता है जिसमें ऑडिटरी रिसेप्शन के लिए हेयर सेल पाई जाती है। ऑर्गन ऑफ कोटाई के इंटरनल साइड में हेयर सेल की रॉ पाई जाती है। हेयर सेल का बेसल एंड एफरेंट नर्व फाइबर के क्लोज कांटेक्ट में रहता है। प्रत्येक हेयर सेल के एपाइकल पार्ट से कई सारे प्रोसेस निकलते हैं जिन्हें स्टीरियोसीलिया कहते हैं, ठीक है। हेयर सेल की रॉ के ऊपर एक पतली सी इलास्टिक मेम्ब्रेन पाई जाती है जिसे टेक्टोरियल मेम्ब्रेन कहते हैं। इनर ईयर में कॉक्लिया के ऊपर एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है जिसे वेस्टिबुलर एपरेटस कहते हैं। वेस्टिबुलर एपरेटस 3 सेमी सर्कुलर कैनाल एंड ऊटोलिथ का बना होता है। ऊटोलिथ सैकुली एंड यूट्रिकल से बना होता है। मैकुला सैकुली एंड यूट्रिकल का सेंसरी भाग होता है। प्रत्येक सेमी सर्कुलर कैनाल का अलग अलग प्लेन में एक दूसरे से राइट एंगल पर होती है। मेम्ब्रेनस कैनाल बोनी कैनाल के पेरीलिम्फ में डूबी रहती है। कैनाल के फूले हुए बेस को एम्पुला कहते हैं। इसमें एक प्रोजेक्टिंग रिजिड होती है जिसे क्रिस्टा एम्पुलरिस कहते हैं। इसमें हेयर सेल होती है। सैकुला एंड यूट्रिकल में पाए जाने वाले प्रोजेक्टिंग रिजिड को मैकुला कहते हैं। क्रिस्टा एंड मैकुला वेस्टिबुलर एपरेटस के स्पेसिफिक रिसेप्टर होते हैं जो बॉडी बैलेंस और पोस्चर के मेंटेन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब हम बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग के। ईयर किस प्रकार साउंड वेव को न्यूरल इम्पल्स में बदलता है जो कि ब्रेन के द्वारा सेंस एंड प्रोसीड होकर हमें साउंड की पहचान कराते हैं, ठीक है। एक्सटर्नल ईयर साउंड वेव को रिसीव कर उन्हें ईयर ड्रम में भेजता है, ठीक है। अब साउंड वेव के रिस्पॉन्स में ईयर ड्रम वाइब्रेट करता है और ये वाइब्रेशन ईयर वॉसिकल्स, मैलियस, इनकस, स्टेपिज के द्वारा ओवल विंडो तक पहुँचती है, ठीक है। ओवल विंडो से वाइब्रेशन कॉक्लिया में भरे फ्लूइड तक पहुंचती है जहां वे लिम्फ में वेव उत्पन्न करती है। अब लिम्फ में उत्पन्न वेव बेसिलर मेम्ब्रेन में हलचल उत्पन्न करती है। बेसिलर मेम्ब्रेन के मूवमेंट से हेयर सेल मुड़ती है और टेक्टोरियल मेम्ब्रेन पर प्रेशर डालती हैं। इसके फलस्वरूप उससे जुड़े हुए अफरेंट न्यूरॉन में नर्व इम्पल्स उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। ये इम्पल्स एफरेंट फाइबर के द्वारा ऑडिटरी नर्व से होते हुए ब्रेन के ऑडिटरी कॉर्टेक्स तक भेजे जाते हैं। यहाँ इम्पल्स को एनालिसिस कर साउंड को पहचाना जाता है। आज ये टॉपिक यहाँ कंप्लीट होता है, ठीक है। हम आगे कल बात करेंगे एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो बनाता रहूँगा, ठीक है। थैंक यू।